जय हिंद विद्यार्थियों। कल हमने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। आज हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं और पूरे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ इनका प्रभाव कैसे कैसे होता है, इसका भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ विद्यार्थियों कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में जो बेसिक फ़र्क है वो आपके सामने एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। ऊपर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमीस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जितने भी साइक्लोन आते हैं उनका जो चक्र होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चक्र होता है साइक्लोन का। साइक्लोन के अंदर लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर होता है, इसलिए हवाएं बाहर से अंदर की ओर सिकुड़ती हैं, संकुचित होती हैं। इसीलिए साइक्लोन छोटे आकार के होते हैं और एंटी साइक्लोन में जस्ट उल्टा होता है, हवाएं अंदर से बाहर जाती हैं। इट मीन्स कि एंटी साइक्लोन में अंदर हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर होता है। अंदर हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर। ठीक यही साइक्लोन की बात करें तो अंदर लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर होता है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। जब हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी, बाहर से अंदर की ओर आएंगी तो बनेगा साइक्लोन, और जब हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी और अंदर से बाहर की ओर फैलेंगी तो बनेगा एंटी साइक्लोन। यही दोनों में बेसिक फर्क है। तो साइक्लोन में हवाएं हॉरिजॉन्टली बाहर से अंदर की ओर आती हैं। एंटी साइक्लोन में हवाएं हॉरिजॉन्टली कैसी होंगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी। पहला अंतर। दूसरा अंतर, अगर साइक्लोन में हवाएं बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं तो बाहर से अंदर की ओर आने के बाद हवाएं जैसे ही सेंटर में पहुंचेंगी उठ जाएंगी ऊपर, तो वर्टिकली कैसी चलेंगी, नीचे से ऊपर की ओर। साइक्लोन में हवाएं हॉरिजॉन्टली बाहर से अंदर आएंगी और सेंटर में पहुंचकर हवाएं वर्टिकली ऊपर की ओर उठ जाएंगी। वहीं एंटी साइक्लोन में ठीक उल्टा होगा, हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाएंगी तो ऊपर से नीचे उतरेंगी। दोनों में अंतर आया समझ में? तो आप कहेंगे कि साइक्लोन में हवाएं हॉरिजॉन्टली बाहर से अंदर की ओर आती हैं, जबकि एंटी साइक्लोन में हॉरिजॉन्टली अंदर से बाहर की ओर जाती हैं। अब बात करें वर्टिकली, तो साइक्लोन में हवाएं वर्टिकली नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं, एंटी साइक्लोन में वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं। ये दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर, साइक्लोन में चूंकि हवाएं संकुचित होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइक्लोन का साइज छोटा होता है। एंटी साइक्लोन में हवाएं एक्सपांड होती हैं बाहर की ओर, इसलिए इनका आकार बड़ा होता है। साइक्लोन में हवाओं के आइसोबार लाइन यानी समदाब रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। साइक्लोन में समदाब रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होता है, यानी दाब प्रवणता अधिक होती है। और एंटी साइक्लोन में समदाब रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है, इसलिए दाब प्रवणता कम पाई जाती है। चक्रवात यानी साइक्लोन जब आते हैं तो चूंकि हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं और नीचे से ऊपर उठते हुए कहां तक चली जाती हैं, ट्रोपोपॉज तक जाती हैं, यानी पृथ्वी के नीचे से लेकर 15 किलोमीटर ऊपर तक उठ जाती हैं हवाएं, जब साइक्लोन बहुत तेज होते हैं तो। और जब हवा ऊपर उठेगी तो ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है। कम होने के कारण उसमें जो जलवाष्प है वो जम जाती है, यानी आइस में कन्वर्ट हो जाती है। नतीजा हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होती है। साइक्लोन से तेज हवाएं चलती हैं, तेज आंधी तूफान के साथ, तेज गरज के साथ बारिश होती है, ओलावृष्टि भी होती है। तो वहीं एंटी साइक्लोन में हवाएं चूंकि ऊपर से नीचे आती हैं, ऊपर से नीचे वाली हवाएं मौसम को साफ करने का काम करती हैं, नीचे से ऊपर जाने वाली हवाएं मौसम को बिगाड़ने का काम करती हैं। इसलिए साइक्लोन के दौरान हमेशा मौसम खराब होता है, एंटी साइक्लोन में मौसम खुशनुमा होता है। बादल छट जाते हैं, आसमान में कोई बादल नहीं होते, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। यह है एंटी साइक्लोन की विशेषता। पूरी पृथ्वी पर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कहाँ बनेंगे? हमने पृथ्वी पर, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर ये अर्थ है, अर्थ पर ये इक्वेटर है, ये कैंसर है,
ये कैप्रिकॉर्न है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये 3 रेखाओं के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने यहाँ पढ़ा था उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, याद हो आपको 30-35 के आसपास उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की पट्टी पड़ी थी ये वाली। इसके बाद 60-65 वाली एक पट्टी पड़ी थी, 60 to 65, 30 to 35, 0 डिग्री। और हमने क्या देखा था कि हवाएं यहाँ से इस तरह से चलती हैं, नीचे से ठीक वही पट्टी नीचे भी होगी, यहाँ से हवाएं इस तरह से चलेंगी, इन्हें ट्रेड विंड कहते हैं, यही पढ़ा था हमने। और यही जो सब ट्रॉपिकल जोन है, हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर वाला जोन है, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर से हवाएं इस डायरेक्शन में भी जाती हैं, यहाँ से हवाएं ये हाई प्रेशर वाले स्थान से इस तरह से हवाएं चलेंगी। ये वाली हवाएं पछुआ या वेस्टर्लीज कहलाती हैं, इन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज, इन्हें कहते हैं ट्रेड विंड्स, ये भी ट्रेड विंड्स, ये वेस्टर्लीज। ठीक, ऊपर से जो हवाएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? पोलर ईस्टर्लीज। ठीक, अब देखिए आप, ये वो जगह है हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल जोन जहां से हवाएं दोनों तरफ फैल रही हैं। यहां से दोनों तरफ क्यों फैल रही हैं? क्योंकि इक्वेटर से जो गर्म हवा उठकर यहां पर आई थी, उस हवा ने यहां की हवाओं को दबाया, कंप्रेस किया। नतीजा ये हुआ इस स्थान की हवाएं दोनों तरफ फैल गई, नीचे भी और ऊपर भी। तो इस क्षेत्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही थी, इक्वेटर से उठने वाली हवाएं यहां पर आकर नीचे उतरती हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा? हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं साइक्लोन में या एंटी साइक्लोन में? साइक्लोन में हवाएं हॉरिजॉन्टल अंदर की ओर आती हैं और ऊपर उठती हैं। साइक्लोन में हवाएं ऊपर उठती हैं, तभी तो तेज बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है। जब ऊपर जाके जलवाष्प कंडेंस हो जाती है और स्नो के फॉर्म में जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, तब ओलावृष्टि होती है। तो साइक्लोन से ओलावृष्टि होती है। एंटी साइक्लोन में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अंदर से बाहर की ओर फैलती हैं। जब यहाँ की हवा बाहर निकल जाएगी तो यहाँ होलो स्पेस हो जाएगा, उसको भरने के लिए हवाएं ऊपर से नीचे आएंगी। तो यहाँ यही आपको समझना है कि ये वो भाग हैं जहाँ पर हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। तो जब हवाएं यहाँ नीचे उतरती हैं तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए? साइक्लोन या एंटी साइक्लोन? कॉमन सेंस की बात है, यहाँ बनेंगे एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन वहाँ बनते हैं जहाँ से हवाएं बाहर की ओर फैलती हैं, वहाँ एंटी साइक्लोन बनते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर एंटी साइक्लोन का स्थान कौन सा है? सब ट्रॉपिकल जोन। ये वाला, ये पट्टी 30-35 डिग्री वाली पट्टी, यहाँ से एंटी साइक्लोन चलना शुरू होते हैं। और जब एंटी साइक्लोन चलेंगे तो किस डायरेक्शन में चलेंगे? जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, प्रचलित हवाएं हैं, जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज, उनको फॉलो करेंगे। तो अगर यहाँ से एंटी साइक्लोन चलेंगे तो वो ट्रेड विंड्स को फॉलो करेंगे, ट्रेड विंड्स की दिशा में चलेंगे, और ऊपर वेस्टर्लीज की दिशा में चलेंगे। क्लियर हुआ? इस तरह से एंटी साइक्लोन का क्षेत्र ये है। अब यदि इक्वेटर की बात करें हम, इक्वेटर पे हवाएं क्या चलती हैं? नीचे से ऊपर उठती हैं। इक्वेटर पे हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं। तो अब आप कहोगे कि अगर नीचे से ऊपर उठती हैं तो साइक्लोन में हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं, तो वहाँ साइक्लोन का जन्म होना चाहिए। लेकिन इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते मैं अभी बता रहा हूँ लेक्चर के दौरान। इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनते। एंटी साइक्लोन का क्षेत्र ये है, यहाँ से एंटी साइक्लोन चलते हैं। तो फिर साइक्लोन कहाँ चलेंगे? साइक्लोन कहाँ बनेंगे? साइक्लोन बनते हैं 8 डिग्री के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर 8 डिग्री, यानी लगभग यहाँ से शुरुआत होगी आगे की तरफ। तो यहाँ से साइक्लोन बनेंगे। 8 डिग्री से लेके 24 डिग्री तक साइक्लोन बनते हैं। 8 से लेके ये आपकी कैप्रिकॉर्न और कैंसर, इन दोनों के बीच में साइक्लोन बनते हैं। चूंकि इस बीच में जो साइक्लोन बनते हैं उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है।
गर्म क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में बनने वाले साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। दूसरे साइक्लोन होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन का जन्म इस सब ट्रॉपिकल पट्टी के ऊपर होता है। इसके ऊपर बनेंगे तो ऊपर कहाँ से शुरुआत होती है इनकी, 35 के ऊपर से लेके 65 तक। ये पूरा पछुआ हवाओं का जो क्षेत्र है ये है शीतोष्ण चक्रवातों का क्षेत्र या टेम्परेट साइक्लोन का एरिया। तो इस भाग में टेम्परेट साइक्लोन होंगे, हम जानते हैं टेम्परेट भाग इसी को कहते हैं। कर्क और मकर रेखा से ऊपर के जो लैटिट्यूडिनल पोजीशंस हैं 60-65 तक, ये वाले भागों को इनको कहते हैं हम क्या, ये वाले भाग, इधर ये और इधर ये वाले भाग क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध 3 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी पर मैंने आपको बताए थे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये है इक्वेटर, ये है कैंसर, ये है कैप्रिकॉन, ये है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल मीन्स 66.5 डिग्री, ये भी है 66.5 डिग्री। कैप्रिकॉन है 23.5, कैंसर है 23.5, इक्वेटर है 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटिट्यूड से कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल बेल्ट। ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसे ट्रॉपिकल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। इसके ऊपर वाला क्षेत्र, ये इस क्षेत्र में पोलर एरिया से ठंडी हवाएं आती हैं और नीचे से गर्म हवाएं जाती हैं, इसलिए यहाँ ठंडी और गर्मी दोनों का समावेश है, इसलिए इसे कहते हैं शीतोष्ण। शीत भी है और उष्ण भी है, इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट। तो ये क्षेत्र है टेम्परेट, ये वाला क्षेत्र है ट्रॉपिकल, और सबसे ऊपर का ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं फ्रिजिड या पोलर जोन। ये फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड है मतलब यहाँ बर्फ जमी हुई रहती है, बहुत ठंडी होती है, इसलिए इसे फ्रिजिड कहते हैं। तो 3 क्षेत्र होते हैं, 0 से 23, 23 से 66.5 और 66.5 से 90। टोटल लैटिट्यूड 90 है ऊपर तक मैक्सिमम, तो हम कहते हैं 0 से 23 डिग्री तक ये क्षेत्र, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल या टॉरिड भी कहते हैं। ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन कहते हैं 0 से लेके कैंसर तक। कैंसर से लेके 66.5 ये आर्कटिक सर्कल है। कैंसर से आर्कटिक सर्कल वाला जोन इसे कहते हैं टेम्परेट या शीतोष्ण, और इसके ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है इसे कहते हैं फ्रिजिड। फ्रिजिड या शीत कटिबंध, हिंदी में कहते हैं शीत कटिबंध। तो 3 ही कटिबंध होते हैं, कौन कौन से, उष्ण शीतोष्ण और शीत, 3 कटिबंध होते हैं। इन्हीं तीनों कटिबंधों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। वही चीज इसी आधार पर अगर आपसे कोई कहता है कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात इनका जन्म कहाँ होता है, तो हम जानते हैं चक्रवातों के लिए हवाएं कहाँ से कहाँ चलना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ। दूसरी बात, चक्रवातों को घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। चक्रवातों को घुमाने के लिए, हवाओं को घुमाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा 2 प्रकार से आती है। पहली बात, पृथ्वी गोल घूमती है, घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन करने से बाहर की ओर एक बल लगता है। जो बाहर की ओर बल लगता है उसे क्या कहते हैं? आपने देखा था पृथ्वी के घूर्णन के कारण 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक अपकेंद्र बल जो बाहर की ओर काम करता है, और एक होता है कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स वो फोर्स है जो हवाओं को घुमाने का काम करता है। कल हमने परसों पढ़ा था लेक्चर में। तो कोरियालिस फोर्स जब हवाओं को डाइवर्ट करता है, बाहर की ओर फेंकता है, और फेंकते हुए हवाओं की दिशा को बदलता है। अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हवाओं को बाहर उछालता है, और घुमाने का काम करता है कोरियालिस फोर्स। तो यहाँ चक्रवात में हवाएं घूमती हैं तो कोरियालिस फोर्स घुमाता है, और हमने पढ़ा था कोरियालिस फोर्स का मान इक्वेटर टू पोल बढ़ता चला जाता है। इक्वेटर पर कोरियालिस फोर्स 0 होता है। जब इक्वेटर पर कोरियालिस फोर्स 0 होगा तो हवाएं घूमेंगी कैसे? नहीं घूमेंगी। इसीलिए चक्रवातों का जन्म इक्वेटर पर नहीं होता। समझ में आई बात? ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के किस भाग में चक्रवातों का जन्म नहीं होता? तो आप कहेंगे इक्वेटर पर।
क्योंकि इक्वेटर पर कोरियालिस फोर्स 0 होता है, शून्य होता है, कोरियालिस फोर्स काम नहीं करता। तो परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इक्वेटर पर चक्रवातों के न बनने का प्रमुख कारण क्या है। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि इस जगह पर कोरियालिस फोर्स का मान 0 होता है। दूसरी बात, जब व्यापारिक हवाएं इस क्षेत्र में पहुंचती हैं तो व्यापारिक हवाएं जमीन पर नहीं मिलती, ये आसमान में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी होती है। नतीजा ये होता है कि हॉरिजॉन्टल चलते हुए यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, उससे पहले ही हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं गर्मी के कारण। तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठकर सीधी चली जाती हैं ऊपर। नतीजा क्या होता है? उनको घूमने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो ये कारण है कि इस क्षेत्र में साइक्लोन नहीं बनते। एंटी साइक्लोन इस क्षेत्र में बनते हैं क्योंकि यहाँ से उठने वाली हवाएं जब इस क्षेत्र में उतरती हैं, यहाँ से उठने वाली हवाएं यहाँ उतरती हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है। सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उष्ण के पास में है, ये उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। गर्म के पास होने के कारण इसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में यहाँ से हवाएं इधर उतरती हैं और उतरते हुए नीचे की हवाओं को धक्का मारती हैं। तो नीचे की हवाएं नीचे की ओर, इक्वेटर की ओर और आर्कटिक सर्कल की ओर चलना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इस भाग में एंटी साइक्लोन का जन्म होता है। तो एंटी साइक्लोन का जन्म क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो एंटी साइक्लोन हमेशा 30-35 डिग्री के आसपास बनते हैं। और कहाँ चलेंगे वो? ऊपर भी चलेंगे और नीचे भी चलेंगे। अब चक्रवातों का जन्म कहाँ हो रहा है? चक्रवातों का जन्म इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, दोनों जगह हो रहा है। यहाँ भी चक्रवात बन रहे हैं 8 डिग्री के ऊपर, कैंसर तक इस बीच में चक्रवात बनते हैं, अथवा 35 डिग्री के ऊपर 65 डिग्री तक चक्रवात बनते हैं। ये दोनों, इस क्षेत्र में भी चक्रवात, इस क्षेत्र में भी चक्रवात। जब इस क्षेत्र में चक्रवात बनते हैं तो उन्हें कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, इस क्षेत्र में बनते हैं तो उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस प्रकार साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं। ये क्लियर हुआ? साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बताए, इसमें अंतर पढ़ रहे थे हम। एक अंतर और पढ़े हैं। साइक्लोन जब चलते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, और तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं तो इसीलिए नुकसान ज़्यादा करते हैं। एंटी साइक्लोन की स्पीड धीमी होती है। अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी सामान्यतः स्पीड 100-125 किलोमीटर तक बड़े आराम से होती है, एवरेज स्पीड चक्रवात की, और हाईएस्ट स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है। तो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना खतरनाक होगा। तो ये चक्रवात हमेशा खतरनाक होते हैं, मौसम को ख़राब करते हैं और बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं। जबकि प्रतिचक्रवातों में क्या है? इनसे मौसम साफ होता है, हवाएं, खुशनुमा माहौल हो जाता है, और जो प्रेशर है वो रिलीज़ होता है, अंदर से बाहर की तरफ रिलीज़ होता है, इनका आकार बड़ा होता है और इनकी स्पीड बहुत धीमी होती है। ये 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इनकी मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा इनकी स्पीड नहीं होती। इसीलिए ये मौसम को भी साफ करते हैं और जनधन को भी हानि नहीं पहुंचाते। स्वास्थ्य की दृष्टि से एंटी साइक्लोन अच्छे होते हैं, लेकिन साइक्लोन इस दृष्टि से अच्छे नहीं होते। ये एक और अंतर इनमें समझ में आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हमने देखा कि कहाँ ज़्यादा मात्रा में बन रहे थे साइक्लोन। साइक्लोन बन रहे हैं 2 जगहों पर, या तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में अथवा टेम्परेट क्षेत्र में। 2 जगह साइक्लोन बन रहे हैं। एंटी साइक्लोन कहाँ बन रहे हैं? जहाँ से हवाएं फैल रही हैं, तो इस जगह एंटी साइक्लोन बन रहे हैं। और एंटी साइक्लोन कहाँ बनेगा? और कहाँ से हवाएं बाहर की तरफ जाती हैं? नॉर्थ पोल से भी हवाएं बाहर की तरफ जा रही हैं कि नहीं? यहाँ से चलना शुरू कर रही हैं, तो यहाँ भी एंटी साइक्लोन बनेंगे। पोल पे भी एंटी साइक्लोन बनेंगे। जहाँ से हवाएं दूर जाती हैं वहाँ एंटी साइक्लोन बनेगा। क्लियर हुआ? तो एंटी साइक्लोन 2 जगह बनेंगे, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में और पोलर क्षेत्र में। दोनों जगह एंटी साइक्लोन बनते हैं, और साइक्लोन बनते हैं ट्रॉपिकल क्षेत्र में और टेम्परेट क्षेत्र में। ठीक। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या फ़र्क होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात,
टेम्परेट साइक्लोन मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन दोनों चक्रवातों में क्या फर्क होता है? तो इन चक्रवातों का फर्क समझने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। एक होता है, जब भी चक्रवात बनते हैं तो अगर इस भाग में चक्रवात बन रहे हैं तो इस भाग के चक्रवातों का आकार छोटा, बहुत छोटा होता है। इस भाग के चक्रवातों का आकार बड़ा होता है। इस भाग में चक्रवात क्यों बनते हैं? क्योंकि गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं। कल मैंने आपको बताया था, फ्रंट पढ़ाए थे आपको। फ्रंट मतलब गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से उन दोनों के बीच में बनने वाला स्लोप पर चक्रवातों का जन्म होता है। तो जब एक इधर से हवा आ रही है, एक इधर से हवा आ रही है, नतीजा क्या होता है? दोनों हवाएं एक दूसरे को घुमा देंगी। एक हवा इधर से आई, एक हवा इधर से आई, दोनों हवाएं मिली और घूम गई। घूमेंगी कैसे? फेरल के नियम से। फेरल ने क्या बताया था? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलने की दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो अगर दो हवाएं इस तरह से आ रही हैं एक दूसरे के सापेक्ष, अगर ऐसी आ रही हैं और उन्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगी? इस तरह से। ये आपके सामने से एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा ना, तो ये दो हवाएं आईं और ऐसी घूम गई, तो उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं इस तरह से डाइवर्ट हो जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में यही हवाएं इस तरह से डाइवर्ट हो जाएंगी। दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। तो जब ये हवाएं घूमती हैं एक दूसरे के सापेक्ष, तो घूमने के लिए इन्हें फोर्स कहाँ से मिलता है? चूंकि दोनों हवाएं, एक गर्म है एक ठंडी है, और दोनों में से एक हवा दूसरी हवा के ऊपर चढ़ जानी है। गर्म हवा ऊपर रहेगी, ठंडी हवा हमेशा नीचे रहेगी। तो ठंडी हवा नीचे से धक्का मारती है, गर्म हवा ऊपर से धक्का मारती है, और दोनों हवाएं घूम जाती हैं, इससे साइक्लोन बन जाते हैं। तो टेम्परेट क्षेत्र में इसलिए साइक्लोन बनते हैं, वहां पर फ्रंट्स का जन्म होता है। तो फ्रंट्स के कारण चक्रवातों का जन्म होता है, इसलिए फ्रंट्स को चक्रवातों का पालना कहते हैं। क्रेडल ऑफ साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडल ऑफ साइक्लोन किसे कहते हैं? चक्रवातों का पालना किसे कहते हैं? जहां चक्रवात पलते हैं वो पालना। जैसे पालना होता है ना, खिलाने वाला, बच्चों को गोद में खिलाते हैं या बच्चों को पालने में झुलाते हैं। तो चक्रवातों का पालना वो है जहां चक्रवातों का जन्म होता है। तो चक्रवातों का जन्म होता है वाताग्रों के कारण, इसलिए वाताग्रों को, फ्रंट को चक्रवातों का पालना कहा जाता है। और अब देखिए, यहां जो फ्रंट तो यहीं बनेंगे, इधर तो बनने से रहे फ्रंट। ट्रॉपिकल क्षेत्र में फ्रंट बनेंगे क्या? कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र में केवल गर्म हवाएं होती हैं। टेम्परेट क्षेत्र में ऊपर से ठंडी हवाएं आती हैं, नीचे से गर्म हवाएं जाती हैं, इसलिए यहां फ्रंट का जन्म होता है। क्लियर हुआ? यहां फ्रंट का जन्म क्यों हो रहा है? तो आप कहोगे टेम्परेट क्षेत्र में बनने वाले सभी चक्रवात फ्रंट्स के कारण बनते हैं। अब प्रश्न उठता है, यहां चक्रवात फिर कैसे बनते हैं? यहां तो फ्रंट्स का निर्माण होता ही नहीं। इक्वेटर के ठीक ऊपर हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं। इक्वेटर पर हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं, और जब हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने के बाद चूंकि पृथ्वी क्या करती है, उन हवाओं को, पृथ्वी घूमती है, तो वो हवाएं ऊपर उठकर फिर फैलना शुरू करती हैं। और जब वो फैलेंगी तो फैलते हुए आगे की ओर बढ़ेंगी और नीचे धसेंगी, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में नीचे आएंगी। अब क्या हो रहा है कि वहाँ चक्रवातों को घूमने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? वहाँ तो हमने पढ़ा, ऊपर टेम्परेट क्षेत्र में गर्म और ठंडी हवाएं आई, तेजी से एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने फेरल के नियम से वो घूम गईं। लेकिन इक्वेटर के आसपास उनको घुमाने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो इक्वेटर के आसपास जितने साइक्लोन बनते हैं, इक्वेटर से दूर, कितनी दूर? 8 डिग्री के ऊपर, 8 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में जो साइक्लोन बनेंगे, ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो साइक्लोन बनेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में वाष्पीकरण खूब होता है, तो वाष्पीकरण से लगातार क्या होता है? वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन जब होता है तो लेटेंट हीट को लेकर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। पानी का वाष्पन कैसे? आप लोगों ने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, गुप्त ऊष्मा पढ़ी है कि नहीं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि पानी जब वाष्पीकृत होता है, एवापोरेट होता है, तो वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो पानी के अणु वेपर में बदल जाते हैं, और वही लेटेंट हीट जब ऊपर जाकर वो वेपर कंडेंस होती है तो वही लेटेंट हीट छोड़ देती है। नतीजा क्या होता है? वायुमंडल में लेटेंट हीट खूब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, वही लेटेंट हीट घुमाने का काम करती है।
वही चक्रवातों को घुमाती है। तो चक्रवातों की अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल जोन में साइक्लोन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो आप कहेंगे वो कंडेंसेशन वाली एनर्जी है। कंडेंसेशन की एनर्जी से साइक्लोन घूमते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में साइक्लोन बने रहने के लिए क्या जरूरी है, लगातार नीचे से वाष्पीकरण होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, ये वाष्पीकरण कहाँ होता है ट्रॉपिकल क्षेत्र में? समुद्री इलाकों में। समुद्री क्षेत्र में एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, पार्थिव क्षेत्र में तो होगा नहीं। इसीलिए जितने भी टेम्परेट साइक्लोन, जितने भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं इस क्षेत्र में बनने वाले साइक्लोन, वो सारे के सारे समुद्री एरिया में बनते हैं, पार्थिव क्षेत्रों में नहीं बनते। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। और यहाँ जो चक्रवात होते हैं गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से बनते हैं, इसलिए पार्थिव क्षेत्र में भी बनते हैं और समुद्री क्षेत्र में भी बनते हैं, दोनों जगह बनते हैं। क्लियर हुआ? दोनों में अंतर समझ में आया? क्या अंतर आपने देखा? सबसे पहले आपसे बोला जाए कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप क्या कहेंगे कि इस क्षेत्र के जो साइक्लोन है, पहले तो ये बताएं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे वह साइक्लोन जो 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री से 23 डिग्री के बीच या 24 डिग्री के बीच जो बनते हैं उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में कहेंगे जो 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में बनते हैं, 35 टू 65 इस बीच में बनते हैं, इन्हें कहते हैं हम टेम्परेट। ये टेम्परेट हैं, टेम्परेट साइक्लोन है। और यहाँ बनने वाले इनको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये दोनों में बेसिक फर्क हुआ, दोनों की लोकेशन बता दी हमने कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल क्षेत्र में बनेंगे, टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट क्षेत्र में बनेंगे। ठीक है, एरिया उनका फिक्स है, 8 से 24, 35 से 65। पहली बात। अब दूसरा अंतर, इस क्षेत्र में बनने वाले, ट्रॉपिकल क्षेत्र में बनने वाले सभी साइक्लोन केवल और केवल समुद्री क्षेत्र पर बनेंगे, समुद्र के ऊपर बनते हैं ये वाले साइक्लोन, ये पार्थिव क्षेत्र में नहीं बनते। जबकि ये वाले साइक्लोन समुद्र में भी बनते हैं और पार्थिव क्षेत्र में भी बनते हैं। ये दोनों में बेसिक फर्क हुआ। इधर वालों को हम क्या बोल रहे हैं? टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन। और इधर वालों को क्या बोल रहे हैं? ये वाले कौन से हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हिंदी में क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनको बोलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो हमने ये जान लिया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 8 डिग्री से 24 डिग्री, यहाँ ये याद रखेंगे, हम बार बार नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के बारे में अध्ययन करते हैं, सेम यही स्टडी नीचे भी है। नीचे नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं बनेंगे। 8 से 24 उत्तरी गोलार्ध में बन रहे हैं तो 8 से 24 दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेंगे। ठीक है, जो स्थिति ऊपर है वही स्थिति नीचे है। दोनों गोलार्धों में सेम ट्रॉपिकल क्षेत्र, टेम्परेट जोन और पोलर जोन एक जैसे होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अध्ययन करते समय हम केवल एक ही साइड पढ़ लेते हैं तो दूसरे साइड भी सेम वही चीज़ रहेगी। तो ये हो गए ट्रॉपिकल क्षेत्र, ये हो गए टेम्परेट क्षेत्र। इस क्षेत्र में बने चक्रवातों को ट्रॉपिकल चक्रवात यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और इस क्षेत्र में बने चक्रवातों को टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये चक्रवात 8 से 24 और ये चक्रवात 35 से 65 के बीच में बनते हैं। 8 से 24 के बीच में बनने वाले चक्रवात केवल और केवल समुद्री क्षेत्रों में बनते हैं, जबकि टेम्परेट क्षेत्र में बनने वाले चक्रवात समुद्र और पार्थिव, टेरेस्ट्रियल और ओशियन दोनों क्षेत्रों में बनते हैं। ये चक्रवात वाताग्रों के कारण बनते हैं, फ्रंट के कारण इनका निर्माण होता है। मतलब इनके उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? फ्रंट। जबकि ये चक्रवात फ्रंट से नहीं बनते, ये चक्रवात वाष्पन की जो ऊष्मा होती है उसके संघनन से बनते हैं, या संघनन की ऊष्मा से इन चक्रवातों का जन्म होता है, आप ऐसे कह सकते हो। संघनन की ऊष्मा मीन्स हीट ऑफ कंडेंसेशन या एनर्जी ऑफ कंडेंसेशन। जब
वाटर वेपर कंडेंस होती हैं, कंडेंस होकर कोई भी वाटर वेपर कंडेंस होगी तो अपनी लेटेंट हीट को छोड़ देगी एनवायरनमेंट में, और छोड़ देगी तो वही हीट इनको घुमाने का काम करेगी। तो घूमने का कारण है कोरियालिस फोर्स। घुमाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? वही लेटेंट हीट जो कंडेंसेशन से प्राप्त होती है, वो हीट इनको घुमाने का काम करती है, एनर्जी देती है घुमाने के लिए। तो कोरियालिस बल घुमाता है, लेकिन घुमाने के लिए फोर्स भी तो चाहिए। फोर्स कहाँ से आएगा? कोरियालिस फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो ऊर्जा मिलती है कंडेंसेशन की एनर्जी से। तो इस तरह से ये लगातार, इनकी एक विशेषता होती है कि ये ऊपर उठकर पाउड जैसा आकृति बनाते हैं। स्पाउट समझते हो कि नहीं आप लोग? पाउट शब्द समझते हो? सेल्फी सब लोग लेते हो ना? सेल्फी में एक पाउट शब्द बोला जाता है। पाउट बनाइए। कैसे बनाते हो पाउट? आप होठों को फैलाते हो, ये होता है ना पाउट। पाउट का मतलब यही होता है ना। सेम यही आकृति बनाते हैं। जब ये नीचे से ऊपर उठते हैं तो उठते हुए ऐसे कीप जैसी आकृति बना लेते हैं, ऊपर से फैल जाते हैं, क्योंकि ऊपर प्रेशर रिलीज हो जाता है, इसलिए फैल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं वाटर स्पाउट्स का निर्माण कौन करता है? चक्रवात। चक्रवात वाटर स्पाउट्स का निर्माण करते हैं। ये फैल जाते हैं। कौन से वाटर स्पाउट्स के रूप में? जो नीचे से ऊपर उठते हैं। नीचे से ऊपर कौन उठते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये इनमें क्या होता है? हवाएं नीचे से ऊपर की ओर बहुत ऊपर चली जाती हैं, इसलिए ये वाटर स्पाउट्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जबकि ये वाटर स्पाउट्स नहीं बनाते। दूसरी बात, जितने भी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन तेज, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इनकी स्पीड कम होती है। दोनों में ये बेसिक फ़र्क हुआ। अगली बात, ये बहुत ज़्यादा जनधन की हानि करते हैं, कम एरिया में होते हैं। इनका क्षेत्र बहुत, दायरा बहुत सीमित होता है, मतलब बहुत बड़े एरिया में नहीं फैलते। कभी आपने अमेरिका में टॉर्नेडो देखे हैं, वो गोल गोल घूमते हुए? नहीं देखे तो उस पर नेट पे डाल के आप देख लेना, या मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। टॉर्नेडो जो गोल गोल घूमते हैं, वो घूमते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, वैज्ञानिक उनका पीछा करते हैं। कभी आपने डिस्कवरी चैनल में देखा हो तो वैज्ञानिक लगातार उनका पीछा करते हैं। वैज्ञानिकों को ये पता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, उसके पीछे पीछे चलते हैं और स्टडी करते हुए जाते हैं। तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनका दायरा बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे दायरे में ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, और उनके बीच में अगर कोई आ गया तो उसको पकड़ के उछाल देंगे, चाहे फिर हाथी ही क्यों ना हो। उनमें इतनी ताकत होती है कि वो हाथी को भी ऊपर फेंक सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को फेंक देते हैं ऊपर। और अगर हमारा जैसा कोई इंसान आ गया तो फिर तो कहना ही क्या, हवा में झूलने का मजा आ जाएगा। नीचे से जो उछालेंगे ऊपर, हो सकता है आप किलोमीटरों ऊपर चले जाओ, और फिर जब वहाँ जाके उसका दबाव कम होगा तो वहाँ से आपको छोड़ेगा, फिर क्या होगा भगवान जाने। हैं? तो ये चक्रवातों में ये विशेषता होती है, इसलिए चक्रवात जब आते हैं तो उनके बीच में फंसने से बचना चाहिए। अगर किसी मकान के ऊपर से गुजर जाए, छप्पर अप्पर होगा तो छप्पर को ले जाएगा उठा के। मकान अगर छत है तो बात अलग है, और छत नहीं है तो ऊपर जो भी होगा उसको उड़ा ले जाएगा अपने साथ। इतने खतरनाक होते हैं चक्रवात। तो ये चक्रवात जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में आते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जबकि ये वाले उतने खतरनाक नहीं होते। इनसे कम समय में बहुत तेज मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि इनसे लंबे समय तक बारिश होती रहती है। धीमी वर्षा होती है लेकिन बहुत लंबे समय तक होती है, कई दिनों तक होती है। अगर ये चक्रवात आ जाएं तो कई दिनों तक बारिश होती है। टेम्परेट साइक्लोन जहाँ होते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ टेम्परेट साइक्लोन पाए जाते हैं, तो वहाँ वर्षा कई दिनों तक होती है। लेकिन इनके कारण, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण वर्षा थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन बहुत तेज मूसलाधार वर्षा होगी, थंडर स्टॉर्म टाइप का आ जाएगा, ऐसी वर्षा होगी। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। ये ओलावृष्टि करते हैं, ये ओलावृष्टि नहीं करते। क्यों नहीं करते ये ओलावृष्टि? इसका कारण क्या है? मतलब अगर कभी होगी भी तो बहुत रेयर होगी, बहुत ज़्यादा इनसे ओलावृष्टि होने की संभावना नहीं होती। इनसे ओलावृष्टि की संभावना है। ओलावृष्टि तभी होगी जब हवाएं इतनी ऊपर चली जाएं जहां पर पानी जम जाए, तो ही तो ओला बनेगा, नहीं तो बनेगा कैसे? तो इनमें हवाएं बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती हैं। टेम्परेट साइक्लोन में हवाएं बहुत ज़्यादा ऊपर उठती हैं, इसलिए इनमें ओलावृष्टि की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जबकि इनमें हवाएं उतनी ऊपर नहीं उठती, इसलिए इनमें ओलावृष्टि की संभावना कम रहती है। एक बहुत बड़ा कारण, ये वाले साइक्लोन जो होते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये साइक्लोन बहुत ज़्यादा समुद्र के ऊपर इतने ज़्यादा सिकुड़ते हैं
और गोल घूमते हुए बीच में एक छोटा सा छेद जैसा बना लेते हैं, उसे कहते हैं चक्रवात की आंख। तो ये टेम्परेट साइक्लोन आंख का निर्माण करते हैं। इन साइक्लोन की आंख होती है, इन साइक्लोन की आंख नहीं होती। ये दोनों में बेसिक फर्क है। आंख कैसी होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चक्रवात की आंख मतलब क्या होता है, उसके बीच में एक होल जैसा दिखाई दे, इतने ज़्यादा राउंड मारे, इतनी तेज़ी से घूमे कि बीच में एक छेद जैसा दिखाई दे, उसे कहते हैं चक्रवात की आंख, चक्षु। चक्षु चक्रवात के चक्षु। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो चक्षु बनाते हैं, टेम्परेट साइक्लोन चक्षु नहीं बनाते। क्लियर है? अब आते हैं बात कि इनकी डायरेक्शन किधर होती है, चलते किधर हैं। तो ये हमेशा हवाओं का अनुसरण करते हैं। देखिए आप, अगर चक्रवात इस क्षेत्र में बनेगा तो इस क्षेत्र में कौन सी हवाएं हैं? व्यापारिक हवाएं। और व्यापारिक हवाएं कहाँ चलती हैं? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ये व्यापारिक हवाओं की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इसीलिए हम कहेंगे सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए इधर टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन वेस्टर्लीज को फॉलो करते हैं। तो वेस्टर्लीज कहाँ चलती हैं? वेस्टर्लीज चलती हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो ये है टेम्परेट साइक्लोन की डायरेक्शन। ये टेम्परेट साइक्लोन हमेशा वेस्टर्लीज को फॉलो करते हैं, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रेड विंड्स को फॉलो करते हैं। ये दोनों में बेसिक फर्क हुआ। क्लियर हुआ? इसके साथ ही एक बात है कि ये साइक्लोन कहाँ कहाँ आएंगे, किस किस क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, तो एक नज़र डालते हैं थोड़ा सा इस डायग्राम पर। आपके सामने ये डायग्राम है। यहाँ देखिए आपको जो साइक्लोन दिखाई दे रहे हैं किस क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, L मीन्स साइक्लोन है और H मीन्स एंटी साइक्लोन है। L मीन्स साइक्लोन, H मीन्स एंटी साइक्लोन। और यहाँ दो प्रकार की हवाएं आपको दिखाई देंगी, एक है कोल्ड और दूसरी है वार्म। ये वार्म है, ये कोल्ड है, ठीक है। तो कोल्ड और वार्म जब मिलेंगी तभी तो फ्रंट बनेंगे, और फ्रंट बनेंगे तो वहाँ पर साइक्लोन का निर्माण होगा, साइक्लोन की उत्पत्ति होगी। तो ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये कौन से क्षेत्र हैं? ये टेम्परेट हैं या ट्रॉपिकल हैं? ट्रॉपिकल तो यहाँ होगा, ये इक्वेटर है, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, इस बीच में होगा। इस क्षेत्र में तो नहीं है ना कोई भी साइक्लोन। ये जितने भी साइक्लोन दिख रहे हैं ये कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहे हैं टेम्परेट क्षेत्र में। तो टेम्परेट क्षेत्र में है तो टेम्परेट साइक्लोन की बात हो रही है इस फिगर में, इस पूरे मैप में टेम्परेट साइक्लोन की बात हो रही है। तो सभी टेम्परेट साइक्लोन कहाँ आते हैं? तो आप देख सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन मैक्सिमम आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये अमेरिका में, अमेरिकी क्षेत्र में हैं, और इधर यूरोपियन क्षेत्र में हैं, इधर आ जाएंगे इंडिया में भी हैं। कुल मिला के ये इन्होंने एक आपको मोटा मोटी आइडिया दे दिया कि कहाँ कहाँ पर ये साइक्लोन हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ में देखिए एक एंटी साइक्लोन दिया हुआ है, H से एंटी साइक्लोन को इन्होंने डिनोट किया है। इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा साइक्लोन के पीछे पीछे एंटी साइक्लोन चलते हैं। पीछे पीछे क्यों चलते हैं? क्योंकि साइक्लोन की टेंडेंसी क्या है? साइक्लोन और एंटी साइक्लोन टेंडेंसी उल्टी है। साइक्लोन में जहाँ हवाएं अंदर की ओर प्रेशराइज होती हैं, तो जब अगर इस क्षेत्र में साइक्लोन है और हवाएं इधर की हवाएं अंदर आ गई, तो जब अंदर आ गई तो जहाँ से हवाएं अंदर आई हैं उस जगह पर फिर होलो स्पेस बन जाएगा, तो वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा। तो उसको भरने के लिए बाहर से हवाएं आएंगी ना, तो पीछे से जो एंटी साइक्लोन आ रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे? हवाओं को फैलाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साइक्लोन के पीछे एंटी साइक्लोन हमेशा मूव करता है। तो जब भी किसी क्षेत्र में साइक्लोन आता है तो पीछे पीछे एंटी साइक्लोन आके बिगड़े हुए खराब मौसम को फिर से अच्छा खुशनुमा बना देता है। तो साइक्लोन के बाद जब मौसम साफ हो जाता है, इसका मतलब एंटी साइक्लोन आ चुका है। हमको एंटी साइक्लोन के आने का एहसास नहीं होता, क्योंकि जब इंसान सुख में होता है तो फिर सब चीज़ों को भूल जाता है।
और दुख में होता है तो जरूर याद आते, अरे यार ये कैसे हो गया। दुख में ही सारी चीज़ें याद आती हैं, सुख में कुछ नहीं होता। जब तेज मूसलाधार वर्षा होती है, आंधी तूफान आता है, तो सब लोगों को तुरंत याद आ जाता है यार चक्रवात आ गया। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद बादल छट जाते हैं और मौसम बड़ा साफ हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, फिर हम कभी नहीं कहते कि एंटी साइक्लोन आ गया। बताइए, कभी कहते हैं क्या? नहीं कहते। चक्रवात सबको पता है, साइक्लोन सबको मालूम है, लेकिन एंटी साइक्लोन नहीं मालूम। प्रकृति का नियम है, जो सुख देता है उसे इंसान जल्दी भूल जाता है, और जो दुख देता है उसे मृत्यु पर्यंत याद रखता है। इसीलिए साइक्लोन याद रखे जाते हैं, एंटी साइक्लोन कोई याद नहीं करता। तो एंटी साइक्लोन सिंपल सी बात है, जब मौसम अच्छा हो जाए इसका मतलब एंटी साइक्लोन आ गया है, बस यही पहचान है उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने ये दोनों प्रकार के पढ़ लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, ये देखिए इस पूरे मैप में आपको जो साइक्लोन दिखाई दे रहे हैं ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में है। ट्रॉपिकल क्षेत्र में साइक्लोन के जो रेंज है, जो रीजन्स हैं, उनमें मुख्य रीजन कौन कौन से हैं? नंबर 1 यूएस, यहां पर आते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो यूएस में टॉर्नेडो, अमेरिका में टॉर्नेडो। नंबर 2 मैक्सिको, यहां पर कौन से? नॉर्थ अमेरिका के पास, यहां नीचे आएंगे मैक्सिको, हरिकेन। हरिकेन। नंबर 3 फिलीपींस। फिलीपींस, यहां पर आते हैं फिलीपींस, चाइना, जापान, इन क्षेत्रों में आते हैं टाइफून। टाइफून फिलीपींस में। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विली विली। विली विली। और इंडिया में इन्हें कहते हैं साइक्लोन, चक्रवात। इंडिया में इनके लिए साइक्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 5 प्रकार के हो गए, क्लियर हो रहा है आपको? अमेरिका में टॉर्नेडो, फिलीपींस में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, मैक्सिको में हरिकेन। अगर मैक्सिको कह रहा है इसका मतलब पूरी मैक्सिकन जो खाड़ी है इस क्षेत्र में, ये सभी हरिकेन है ना। उस एरिया में चाहे वो कैरिबियन सागर हो अथवा मैक्सिकन गल्फ ऑफ मैक्सिको हो, उन सब जगहों पर जो आपको चक्रवात मिलेंगे वो सारे के सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन के उदाहरण हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के ये 5 उदाहरण हैं। ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि इनके नाम के हिसाब से ये कहाँ कहाँ आते हैं, तो आपको ये नाम और इनके क्षेत्र याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। यही क्षेत्र आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। एशिया में अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं तो एशिया में इनका नाम क्या है? सिंपल साइक्लोन। या फिर इन्हें जापान और इस क्षेत्र में फिलीपींस, जापान, चाइना, यहाँ कहा जाता है क्या? टाइफून। यहाँ टाइफून के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ सिंपल साइक्लोन बोला जाता है। अब एक चीज़ देखिए आप कि इंडिया में जब साइक्लोन आएगा तो इंडिया में किस तरह से आएगा? इंडिया में बंगाल की खाड़ी में आएगा या अरेबियन सी में आएगा? दोनों में आएगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, साइक्लोन आते कब हैं? साइक्लोन कब आते हैं, इनकी टाइमिंग क्या होती है? तो देखो मैं तरीका बताता हूँ याद रखने का। अगर परीक्षा में मान लो भूल भी जाओ तो आप कैसे याद रखोगे? 2 प्रकार के हमने साइक्लोन पढ़े, एक ट्रॉपिकल और दूसरे टेम्परेट। ट्रॉपिकल यानी गर्मी वाला क्षेत्र। गर्मी वाले क्षेत्र में गर्मियों में आते हैं साइक्लोन, और सर्दी वाले क्षेत्र में सर्दियों में आते हैं। सिंपल। गर्मी वाले क्षेत्र में गर्मियों में साइक्लोन आते हैं। अब भारत गर्मी वाले क्षेत्र में आता है, तो अगर यहाँ साइक्लोन आएगा तो यहाँ गर्मी कब पड़ती है?
यहाँ गर्मी की शुरू सही गर्मी होती है अब मई और जून में। भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है मई जून में, तो यहाँ साइक्लोन की शुरुआत मई से होती है। मई जून से लेकर और कब तक? अक्टूबर तक। मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये गर्मी वाला क्षेत्र। जैसे ही बारिश खत्म होती है तो फिर एक बार तेज गर्मी पड़ती है, मौसम साफ हो जाता है। तो अक्टूबर और जो अक्टूबर नवंबर में क्वार की गर्मी बोलते हैं ना, तेज उमस, बढ़िया उमस होती है, अच्छी गर्मी होती है उस समय। तो ये इस पूरे सीज़न में साइक्लोन के आने का ये सीज़न है। तो हम कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इस बीच में आते हैं। परीक्षा में प्रश्न आए सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस महीने में आते हैं, तो आप क्या कहोगे? मई। इधर मई और उधर, इधर बारिश शुरू होने से पहले और उधर बारिश शुरू होने के बाद, बारिश खत्म होने के बाद। इधर बारिश शुरू होने से पहले और बारिश खत्म होने के बाद। तो बारिश खत्म होने के बाद मतलब अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा आएंगे या फिर मई जून में सबसे ज़्यादा आएंगे। ये इनका मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि मई में ही ज़्यादा आएंगे, कभी कभी जून में भी आ जाते हैं। तो मई जून में सबसे ज़्यादा आएंगे या फिर उधर अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा आएंगे। बीच के महीनों में बहुत कम आते हैं, लेकिन है ये पूरा साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का सीज़न। इसी प्रकार अगर हम टेम्परेट साइक्लोन के सीज़न की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन, चूंकि टेम्परेट साइक्लोन सर्दियों वाला क्षेत्र है इसलिए वहाँ सर्दियों में आते हैं। अब सर्दियों में आएंगे तो कब आएंगे, तो आप क्या कहोगे? उधर मई से शुरू हुए थे, मई से, तो मई से पहले अप्रैल तक, और इधर अक्टूबर नवंबर बोला था, तो इसका मतलब नवंबर के बाद से। तो नवंबर के बाद से लेकर अप्रैल तक इस बीच में आते हैं टेम्परेट साइक्लोन। गर्मी वाले क्षेत्र में गर्मियों में साइक्लोन आएंगे, सर्दी वाले क्षेत्र में सर्दियों में साइक्लोन आएंगे। सर्दी वाले क्षेत्र में सर्दियों में क्यों आ रहे हैं, अब प्रश्न ये उठता है, साइक्लोन सर्दियों में क्यों आ रहे हैं, गर्मियों में क्यों नहीं आ रहे? टेम्परेट साइक्लोन जो ऊपर आ रहे हैं वो ऊपर से आने वाले जो साइक्लोन, इस भाग में जो टेम्परेट साइक्लोन थे वो यहां देखे थे हमने, तो ये सर्दियों में क्यों आ रहे हैं? यूरोप में साइक्लोन सर्दियों में क्यों आते हैं, परीक्षा के लिए प्रश्न है ये। तो आप क्या कहोगे? क्योंकि सर्दियों में ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं बहुत तेज गति से नीचे तक आ जाती हैं। जब गर्मियां इस क्षेत्र में होंगी, गर्मियां कब होंगी? हमारे यहाँ जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास होगा, और जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो इस क्षेत्र में ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं तेजी से नहीं आ पाएंगी, क्योंकि यहाँ की गर्मी का प्रभाव ऊपर तक होगा। दूसरे शब्दों में कहें, गर्म हवाएं बहुत ऊपर तक रहेंगी, गर्मी का प्रभाव ऊपर तक रहेगा, तो ठंडी हवाएं ऊपर से बहुत कम दूरी तक ही दूरी तय करेंगी। लेकिन अगर सूर्य मकर रेखा पर हुआ, इस क्षेत्र में हुआ सूर्य, तो फिर क्या होगा? इस इलाके में अच्छी खासी ठंडक होगी, नतीजा होगा ठंडी हवाएं बहुत तेजी से ऊपर से नीचे उतरेंगी। इसीलिए ठंडी हवाओं को नीचे तक आने का मौका मिल जाता है और टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण हो जाता है। तो टेम्परेट साइक्लोन के निर्माण के लिए ठंडी हवाओं का नीचे उतरना जरूरी है, और वो सर्दियों में उतरती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में तो गर्म और ठंडी हवाओं के मिलन से ही चक्रवातों का निर्माण होता है, वाताग्र बनना चाहिए। तो वाताग्र के लिए ऊपर से ठंडी हवाओं का आना जरूरी है, इसीलिए सर्दियों में यहाँ चक्रवात बनते हैं। तो बहुत सिंपल है, याद रहेगा आपको कि सर्दियों के सभी चक्रवात कौन से होते हैं? जो सर्दियों में चक्रवात तैयार होते हैं, बनते हैं, वो होते हैं टेम्परेट। टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण सर्दियों के महीनों में होता है। मतलब आप क्या कहोगे? नवंबर दिसंबर से लेके अप्रैल तक ये वाला क्षेत्र है, इन समयों में टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन गर्मियों में बनते हैं, क्योंकि गर्मी वाले क्षेत्र में है इसलिए वो गर्मियों में बनेंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन गर्मियों में बनते हैं और इनका समय होता है मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। अब बात आती है कि जब ये चक्रवात भारत में आते हैं, तो भारत में ये चक्रवात, इनका निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में, दोनों जगह चक्रवात बनते हैं। अब आप समझिएगा, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी दोनों में चक्रवात आ रहे हैं। देखिए, चक्रवात का जन्म यहां भी हो गया। यहां मैं चक्रवात बना रहा हूं, तो मैं चक्रवात को कैसा बनाऊंगा? ऐसे ही बनाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज होंगे चक्रवात। तो ये चक्रवात जब आगे बढ़ेगा तो आगे क्या, किधर बढ़ेगा? इसको किधर जाना चाहिए? आगे डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इसकी? इस क्षेत्र में कौन सी हवाएं चलती हैं? व्यापारिक, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड कैसी चलती हैं? ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हवाएं कहां जाएंगी?
ऐसी जाएंगी, ऐसी चलेंगी ना। ये होगी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। व्यापारिक हवाओं के लिए बताया था ना आपको, ये डायरेक्शन है, नीचे से ये डायरेक्शन है। चूंकि इंडिया ऊपर है तो इस तरह से व्यापारिक हवाएं चलेंगी। ये हो गई व्यापारिक हवाएं। यहां हो गया ये साइक्लोन, और जब व्यापारिक हवाओं का अनुसरण करेगा तो इस तरह से ऐसे चलेगा। ठीक, तो ऐसे चलते हुए ये कहां टकराएगा? भारत के पूर्वी तट पर साइक्लोन सबसे ज़्यादा आते हैं। पूर्वी तट पर आने का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले सभी साइक्लोन व्यापारिक हवाओं का अनुसरण करते हुए भारत के पूर्वी तट तक पहुंच जाते हैं, इसलिए पूर्वी तट से टकराते हैं। और जो साइक्लोन अरब सागर में यहां बनते हैं, ये साइक्लोन चूंकि ये भी व्यापारिक हवाओं का अनुसरण करेंगे, और व्यापारिक हवाएं कहां जा रही हैं? यहां बना तो ये ऐसे, नतीजा क्या होगा? ये भारत के पश्चिमी तट से नहीं टकराएंगे, ये भारत से दूर चले जाएंगे, और दूर जाके कहां? सऊदी अरब में टकराएंगे, अथवा ऊपर ईरान वगैरह में चले जाएंगे, अथवा इधर आ जाएंगे अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया वगैरह में, यहां आके टकराएंगे। तो ये जो जितने भी साइक्लोन बन रहे हैं अरब सागर में, ये भारत से दूर चले जाते हैं वेस्ट की तरफ, इसलिए भारत में इनका खतरा नहीं होता। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो जितने भी चक्रवात उठते हैं, उनकी डायरेक्शन व्यापारिक हवाओं के साथ साथ भारत के पूर्वी तट पर टकराने की संभावना बनी रहती है। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अक्सर ये चक्रवात कभी भटक जाया करते हैं। कभी भारत में अगर पश्चिमी तट पर पूछा जाए आपसे चक्रवात कहाँ आते हैं, कौन से राज्य में, तो एकमात्र राज्य है, वो है गुजरात। गुजरात में ही अरब सागर से उठने वाले चक्रवात गुजरात में टकराने की संभावना बनी रहती है। कारण है कि चक्रवात को तो क्या चाहिए? उसे हवाओं का साथ चाहिए, और हवाएं कहाँ चलती हैं? अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। जहां लो प्रेशर होगा चक्रवात उसी तरफ आकर्षित होगा। व्यापारिक हवाओं का धक्का उतना मजबूत नहीं होता जितना कि लोकल क्षेत्र में बनने वाला लो प्रेशर बहुत तेजी से आकर्षित करता है। क्योंकि भारत में राजस्थान के पास थार मरुस्थल है यहाँ, और थार मरुस्थल में गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, इसलिए यहाँ लो प्रेशर होता है। यही कारण है कि अगर अरेबियन सी में यहाँ बन भी गया चक्रवात, तो वो व्यापारिक हवाओं के साथ इधर जाने की तुलना में इधर की ओर आकर्षित हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है पास में। जहां जहां लो प्रेशर होगा चक्रवात उसकी तरफ खिंच जाएगा, इसीलिए चक्रवात उल्टा चल देता है, यहां से यहां की ओर चल देता है। नतीजा होता है रास्ते में गुजरात पड़ता है। खींचा राजस्थान ने, थार मरुस्थल ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया, रास्ते में आ गया गुजरात को लेने के देने पड़ गए, करे कोई भरे कोई। तो ये चक्रवात का नियम है कि चक्रवात को तो जिसने आकर्षित किया वो उस तरफ चल देगा, लो प्रेशर उसे आकर्षित करता है। जब भी कभी पूर्वी तट पर चक्रवात टकराता है तो सबसे ज़्यादा चक्रवात के कारण हानि होती है मद्रास में या विशाखापट्टनम में। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इलाके हैं, इंडस्ट्रियल इलाके में गर्मी ज़्यादा होती है, नतीजा वहाँ लो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, इसीलिए ये लो प्रेशर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि पूर्वी तट पर जितने भी भारत के इंडस्ट्रियल शहर हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जान माल की हानि होती है। अभी तक का सबसे खतरनाक चक्रवात, अब अभी हमने एक चीज़ तो पढ़ ली कि टेम्परेट साइक्लोन उतने खतरनाक नहीं है जितने कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो सबसे खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी तक जो भी आया है 1970 में आया था, नाम था भोला। हर साल आप लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ते हो कि कैटरीना साइक्लोन आ रहा है, फला साइक्लोन आ रहा है, तो नाम बदलते हैं ना, हर बार नाम बदलते रहते हैं ना। तो चक्रवात का जन्म जहाँ से होता है वहाँ का देश ही उसको नाम दे देता है अपने हिसाब से, और वही नाम से वो आगे की ओर बढ़ता है। तो जिस देश में चक्रवात का जन्म होता है वहीं से उसका नाम पड़ता है। ऐसे ही एक चक्रवात था 1970 में, उसका नाम था भोला, बंगाल की खाड़ी में उठा था, और वो कहाँ टकराया था? जाके सीधे यहाँ बांग्लादेश में, इस जगह पर। जब बांग्लादेश में टकराया तो भारत का पश्चिम बंगाल भी उसके चपेट में आया। तो पूरा भारत का पश्चिम बंगाल और साइड में बांग्लादेश, उसने जो टक्कर मारी, बहुत तेज था वो साइक्लोन, उससे कम से कम 3 से 5 लाख लोग मारे गए थे। इतना बड़ा चक्रवात था वो।
क्योंकि चक्रवात की क्या विशेषता होती है, ये जितनी तेज़ी से समुद्र पे चलता है, समुद्र पे तो फ्लैट उसको मिल रहा है, चिकना स्मूथ सरफेस मिल रहा है, इसलिए बहुत तेज़ गति से चलती हैं हवाएं समुद्र पर। और जैसे ही वो रिहायशी इलाकों में पहुंचती हैं तो उनके थपेड़े तेज़ी से पेड़ों से, बड़ी बड़ी इमारतों से टकरा कर फिर धीरे धीरे करके वो चक्रवात ठंडा पड़ जाता है, उसका जोश खत्म हो जाता है, एनर्जी लॉस कर देता है, खत्म हो जाता है वो। लेकिन जब तक उसकी एनर्जी लॉस होती है तब तक वो अपनी एनर्जी से छठी का दूध याद दिला देता है। बड़े से बड़े जो हमारे निर्माण कार्य हैं तट पर, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं, बंदरगाह चौपट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साइक्लोन बहुत खतरनाक है, बचने का कोई उपाय नहीं। ये नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, कभी भी हो सकती है, इसलिए उससे नहीं बचा जा सकता। बस उसकी पूर्व सूचना जरूर मिल जाती है हमको, मौसम विभाग पूर्व सूचना दे देता है कि साइक्लोन आने वाला है, अब सावधान हो जाइए। और ये भी बता देता है कितने बजे तट से टकराएगा, क्योंकि उसकी स्पीड पता कर लेते हैं, कितनी स्पीड से चल रहा है और कितनी दूरी तय करेगा। तो जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ये वैज्ञानिक पता कर लेते हैं। इसलिए बता देते हैं कि इतने बजे साइक्लोन इस तट पर टकराएगा, तब तक हमारी एनडीआरएफ की जो टीम होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है हमारी, वो वहाँ पहुँच जाती है और वो अपने अपने इक्विपमेंट लेकर वहाँ बचाव राहत कार्य कैसे करेंगे वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। और वहाँ के लोगों को सूचना दे दी जाती है कि आप लोग यहाँ से पलायन कर जाइए। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है, नहीं तो पहले अक्सर मछुआरे तो बेचारे इसी में मारे जाते थे। जितने भी मछुआरे होते थे वो समुद्र देवता, उनके देवता वरुण देवता झूलेलाल, सिंधी लोग उन्हें झूलेलाल कहते हैं और सभी मछुआरे उन्हें वरुण देवता के नाम से जानते हैं। तो सब लोग उनकी पूजा किया करते थे कि हे भगवान, जब भी वो नाव लेके अंदर जाते थे, भगवान बचाना, तूफान ना आ जाए, क्योंकि तूफान कभी भी आ सकता है। बस उनको एक आइडिया रहता था कि हाँ, इस क्षेत्र में तूफान मई जून के महीने में बहुत आते हैं, तो उस समय वो सावधान रहते थे। लेकिन पता पड़ा जुलाई में गए, जुलाई में तूफान आ गया, तो बोलते थे समझ में नहीं आता तूफान कब आ जाता है। अब मौसम विभाग समझाने के लिए बना हुआ है, तो वो सबसे पहले से ही रेड अलर्ट घोषित कर देता है कि इस क्षेत्र में रेड अलर्ट है, कोई भी मछुआरा समुद्र में ना जाए, नहीं तो मौत निश्चित है, चक्रवात बहुत तेज गति से आने वाला है। तो इस तरह से अब मछुआरों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक सेफ हो गई है। नहीं, पहले मछुआरे बहुत मारे जाते थे, मछली पकड़ने जाते थे, लौट के नहीं आते थे। तो ऐसी स्थितियां निर्मित होती थी। अब स्थितियां बहुत अच्छी हो गई हैं, चक्रवातों को सब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो विद्यार्थियों, परीक्षा में चक्रवात से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए, बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है चक्रवात का, अगर वो आपको समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता चक्रवात का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा। तो मैंने चक्रवात के बारे में जितनी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। एक बात क्लियर हो गई होगी कि आँख किसकी होती है, चक्रवात की या प्रतिचक्रवात की? चक्रवात की। चक्रवात में भी कौन से चक्रवात की? ट्रॉपिकल चक्रवात की, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन की होती है। वहाँ क्यों नहीं होती? टेम्परेट साइक्लोन की क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ फ्रंट बनते हैं, वहाँ आँख वाला काम नहीं है, वहाँ फ्रंट बनते हैं, और यहाँ पर तेज़ गति से घूमने के कारण आँख बनती है। इसलिए दोनों में ये बेसिक फ़र्क है। तो इस आधार पर आप लोग चक्रवातों को पढ़ लेंगे। अगर कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो विद्यार्थियों बताएं, निसंकोच हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। आप चैनल पर भी प्रश्न पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो, जहाँ चाहो आप पूछिए, प्रश्न पूछने की खुली छूट है। और एक बार यहाँ से जाने के बाद लेक्चर ज़रूर देख लिया करो, सुन लिया करो, ताकि चीज़ें रिपीट हो जाएंगी आपको, और रिपीट हो जाएंगी तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। नहीं तो यहाँ पढ़ते पढ़ते मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, मैं तो रुकता नहीं। आपने देखा मैं 10 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, लगातार बोलता चला जा रहा हूँ। तो आप सोचो कि यहाँ सारे नोट्स बना लोगे, या असंभव है। मेरा काम है क्लास में आपको समझाना, मैं यहाँ समझाने के लिए खड़ा होता हूँ, नोट्स बनवाने के लिए नहीं। ये आपको बनाने हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए। किताब में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, किताबों से पढ़िए, लेकिन समझना ज़रूरी है। बिना समझे किताब का कोई अर्थ नहीं होता। तो समझाने का काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग किताब से पढ़ें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आए तो अगले दिन फिर ज़रूर पूछा कीजिए। आप जो भी आपके मन में डाउट हो, आप मेरे से बेफिक्र होकर डाउट अपना क्लियर किया करें। और आप लोग जो मुझे YouTube पर सुन रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछा करें, हम जवाब देंगे। तो विद्यार्थियों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, कल अगला लेक्चर लेकर आएंगे। जय हिंद।